हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11th ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। और इससे पहले ऑलरेडी मैं 10 चैप्टर्स डिटेल में कवर कर चुकी हूँ और इस चैप्टर का भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। वो मैंने पहले पोस्ट कर दिया था 11th चैप्टर का ही फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था, सप्लाई कर्व के बारे में समझा था कि कैसा कैसा होता है सप्लाई कर्व, ये वो। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना आई बटन पर क्लिक करके। फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे याद आया कि मैंने ना 10th चैप्टर कंप्लीट ही नहीं करवाया है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो मैंने फिर वो वीडियो पोस्ट कर दिया है। तो अब 11th वाले इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, वो आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। और जिससे पहले वीडियो हो चुकी है उसका भी मिल जाएगा, वो ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। एक बार मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज़ करवा ही देती हूँ। हमने पढ़ा क्या था, सप्लाई क्या होता है। सप्लाई बेसिकली कि जो आपका प्रोड्यूसर है ना, वो एक एग्जिस्टिंग प्राइस पे कितना सामान बेचना चाहता है, ठीक है, वही सप्लाई है। और हमने ये भी पढ़ा था जब प्राइस बढ़ता है ना, तो वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वो सप्लाई बढ़ा देता है। यानी कि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, डिमांड की तरह नहीं नेगेटिव रिलेशन। यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस में और सप्लाई में। और सप्लाई कर्व किस मतलब उसका जो वो होता है, सप्लाई कर्व किस डायरेक्शन में होता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो हमको बताता है कि ये जो हमारा प्राइस है और ये जो हमारी क्वांटिटी है, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, ऊपर गया, तो हमारी क्वांटिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है और इसके अलावा मैंने और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया था। अब आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, हाँ, और मैंने स्लोप के बारे में बताया था, सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा होता है, वो भी पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है सप्लाई कर्व, ये तो मैंने बता ही दिया, कांस्टेंट रहता है। साथ ही साथ उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, राइट। यानी कि प्राइस में कितना चेंज आने पर जो प्रोड्यूसर है वो कितना क्वांटिटी में चेंज लेकर के आ रहा है, सप्लाई में चेंज लेकर के आ रहा है, वो हमको बताता है स्लोप। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। क्या है हमारा आज का टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई से आपको कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। हमने पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। तो मैंने बोला ना, ये चैप्टर और वो चैप्टर थोड़ा बहुत सिमिलर है, बस सप्लाई की जगह डिमांड है और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अलग है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो सप्लाई फंक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सप्लाई फंक्शन हमारा क्या होगा, एस एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर पी एफ एन एफ जी जी पी टी ई एक्स। यानी कि ये सारे जितने भी आपके डिटर्मिनेंट्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। तो सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के मैं नाम लिखती हूँ। सबसे पहले नाम क्या है आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। ये क्या है हमारा, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर हमारे पास आता है गोल ऑफ द फर्म। फिर हमारे पास आता है नंबर ऑफ फर्म्स। देन कम्स आपका पीएफ, मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अभी मैं पूरा नाम लिख रही हूँ, बाद में मैं शॉर्ट में लिखा करूँगी। फिर आपका आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और फाइनली हमारे पास हमारा जो लास्ट फैक्टर है जो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करता है, वो होता है ओन प्राइस ऑफ द गुड, यानी कि गुड का खुद का प्राइस। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। अब आप सोचोगे याद कैसे रखें, देखो एक सॉन्ग की तरह याद रखो। कैसे, पी एक्स पी आर पी एफ एन एफ जी जी पी टी ई एक्स। कैसे, पी एक्स पी आर पी एफ जी एफ नहीं एन एफ, सॉरी, पी एक्स पी आर जी एफ एन एफ, ठीक है, पी एक्स पी आर जी एफ एन एफ जी जी पी टी ई एक्स। तो पी एक्स मतलब प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द गुड। एक्स मतलब क्या है, यहाँ पे गुड की तो बात हो रही है,
इस गुड की सप्लाई, तो इस गुड का प्राइस, यानी कि गुड का खुद का प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द गुड। पी आर मतलब आर इज फॉर रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस। पी एफ मतलब अब किसका प्राइस है, ये एक्स का प्राइस था, ये रिलेटेड गुड्स का प्राइस था। अब ये एफ क्या है, एफ क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबका, उन सब का प्राइस, यानी कि उन सबको आप कितना पे कर रहे हो वो उसका प्राइस। फिर एन एफ क्या आ जाता है, नंबर ऑफ फर्म्स, एन स्टैंड्स फॉर नंबर, एफ फॉर फर्म्स, तो नंबर ऑफ फर्म्स। जी आपका क्या है, अगर अकेला जी लिखा है तो गोल ऑफ द फर्म, और जी पी लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट पॉलिसी। टी मतलब आपका क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ई एक्स क्या है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। तो ये सारे ही फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। आई होप अब याद हो गए होंगे, नहीं होंगे तो एक बार गाना सा गा लेना, पी एक्स, पी आर, पी एफ, एन एफ, जी जी पी, टी ई एक्स। ये सारे फैक्टर्स हमारी किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब मुद्दा ये आता है कैसे अफेक्ट करते हैं, यही हमको समझना है इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारे समझाने वाली हूँ, थोड़ा आँख कान नाक सब कुछ खोल करके बैठना और दिमाग भी साथ में, ठीक है। अब हम डिटेल में समझने वाले सारे फैक्टर्स को एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, इससे, ठीक है। ओन प्राइस ऑफ द गुड। अब गुड का खुद का प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा, तो ये तो भाई हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, हमको पता है। अभी भी मैंने बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, जैसे अब ये मार्कर मैं 10 रुपये में बेचती थी, अब जैसे ही, और 10 रुपये में मान लेते हैं, 10 रुपये में बेचती थी, 10 रुपये मार्केट प्राइस था इसका, और मैं बेच देती थी एक दिन में, मान लेते हैं 50 मार्कर्स, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता चला कि भाई इसका प्राइस बढ़ गया है, इसका प्राइस हो गया है बढ़ के 25 रुपये, 10 की जगह 25, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि भाई मैं 50 ना बेच करके और ज़्यादा बेचूँ, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, क्योंकि भाई प्राइस बढ़ गया, महंगे महंगे बिकेंगे तो मेरे पास ज़्यादा मुनाफा होगा मुझे। तो मैं 50 की जगह कितने बेच सकती हूँ, मैं बेचूँगी 110, ठीक है, 110। फिर एक दिन मुझे पता चला यार प्राइस फिर से कम हो गया, प्राइस कम हो गया ₹15। तो अब मैं चाहूँगी कि अब कम प्राइस पे मैं कम से कम बेचूँ, जिससे कि बाद में जब बढ़ेंगे ना तो मैं और बेचूँगी, कम प्राइस पे कम बेचूँ, ज़्यादा पे ज़्यादा। तो अब मैं क्या करूँगी, डिक्रीज़ कर दूँगी, मैंने 75 ही बेचे। तो इस तरीके से क्या होता है, प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। तो ओन प्राइस ऑफ गुड कैसे अफेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही गुड आप जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, जैसे ही प्राइस घटेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई को घटा देता है। ये समझ आया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है ओन प्राइस ऑफ द गुड वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा डन। फिर आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, रिलेटेड गुड्स हमने उसमें भी पढ़े थे डिमांड वाले चैप्टर में, जैसे कि आपका टी और कॉफ़ी और आपका ब्रेड बटर, आपका पेट्रोल और कार, ये सारे क्या हैं, रिलेटेड गुड्स हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास है ना एक लैंड है, ठीक है, ये मेरी लैंड है, इस पे मैं क्या करती हूँ, दो चीज़ों का प्रोडक्शन करती हूँ, ठीक है। एक तो मैं प्रोडक्शन करती हूँ टी का, और एक मैं प्रोडक्शन करती हूँ कॉफ़ी का, राइट। अभी हम बात करेंगे कॉफ़ी की। कॉफ़ी हमारा प्रोडक्ट है, तो हमारा रिलेटेड गुड क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, हमारा रिलेटेड गुड हो गया। तो अब हमको पता करना है कि इस रिलेटेड गुड का जो प्राइस है ना, वो मेरे गुड के सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा, समझ आया। ये तो मेरा गुड है ही, पर अब ये रिलेटेड गुड का प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है ना, इस रिलेटेड गुड का प्राइस मेरे कमोडिटी की सप्लाई पे, यानी कि कॉफ़ी की सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये अपने को पता करना है। तो अब क्या हो रहा है कि कॉफ़ी तो मैं बनाती हूँ, मान लेते हैं कॉफ़ी मैं बनाती हूँ 60 एकड़ ज़मीन पर, ठीक है, 60 एकड़ ज़मीन पर। मेरे पास ये टोटल 100 एकड़ की ज़मीन है, तो उसमें से 60 एकड़ तो मैं कॉफ़ी बनाने में यूज़ करती हूँ, 60 नहीं चलो 40 मान लेते हैं, और 60 एकड़ मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ टी के लिए, राइट। और अब टी का प्राइस कितना है ये भी पता कर लेते हैं। टी का प्राइस है ₹10 और इसका है प्राइस ₹20। समझ आया, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे से। तो अब क्या हुआ, इसका प्राइस और इसका सब कुछ ऐसे ही रहेगा, हमें चेंज करना है रिलेटेड गुड की प्राइस में। अब रिलेटेड गुड का प्राइस जो कि 10 रुपये था, अब वो 10 से बढ़ के कितना हो गया है, अब ये 10 से बढ़ के हो गया है ₹25, यानी कि ज़्यादा हो गया। अब एज अ प्रोड्यूसर, अब आपकी जो भी कोई कमोडिटी उसका प्राइस बढ़ता है तो आप क्या करते हो, जस्ट अभी मैंने बताया ना, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ाते हैं। तो यानी कि जैसे ही ये चाय का प्राइस बढ़ा तो मैं चाहूँगी कि क्या हो, इसकी सप्लाई बढ़े,
यानी कि जब मैं उसको 60 एकड़ ज़मीन पे बना रही थी, अब सप्लाई बढ़ाने के लिए मुझे और ज़्यादा ज़मीन चाहिए होंगी, तो 60 की जगह मैं क्या करूँगी, 80 एकड़ ज़मीन यूज़ करूँगी, है ना। सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो मैंने 60 की जगह 80 एकड़ ज़मीन यूज़ कर ली। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 80 एकड़ पे चाय बनाऊँ और 40 एकड़ पे कॉफ़ी बनाऊँ? क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी कि 80 और 40 120 एकड़, पर ज़मीन तो मेरे पास सिर्फ 100 एकड़ ही है ना। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैंने इसको 60 से 80 कर दिया, 20 बढ़ा दिया, तो इसको 20 कम करना पड़ेगा। यानी कि कॉफ़ी के लिए मैंने क्या कर दिया, 20 एकड़ ज़मीन कम कर दी, इसके लिए मैंने बढ़ाई थी, ठीक है, इसके लिए मैंने बढ़ाई थी, 80 कर दी थी, अब इसको मैंने 20 कम कर दिया, तो 40 से कितनी रह गई, 20 ही रह गई, 20 रह गई, यानी कि इसके लिए अब कम ज़मीन रह गई। कम ज़मीन पे कैसा, कम प्रोडक्शन होगा। कम प्रोडक्शन मतलब कम सप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस किसका बढ़ा था, प्राइस बढ़ा था टी का, सप्लाई किसकी कम हुई है, कॉफ़ी की। यानी कि जब हमारा रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज होता है तो उससे कैसा फ़र्क पड़ता है हमारे गुड की सप्लाई पे। अगर प्राइस बढ़ेगा इसका, रिलेटेड गुड का, तो इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। अब इसका प्राइस अगर कम हो जाता, 10 से 5 रुपये हो जाता, तो मैं क्या करती, इसकी सप्लाई कम कर देती। इसकी सप्लाई कम करने के चक्कर में इसकी सप्लाई बढ़ा देती, इसकी सप्लाई बढ़ जाती। तो प्राइस अगर इसका कम हो जाता तो इसकी सप्लाई बढ़ती, प्राइस अब इसका बढ़ा है तो इसकी सप्लाई कम हो गई। ये पूरा प्रोसेस नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा समझना, मैं श्योर हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। वैसे आ ही गया होगा, इतना टफ है नहीं। तो कैसे इफेक्ट करता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, आई होप समझ आ गया है। 2 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड आता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फटाफट से मुझे कमेंट में लिख करके बताना। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो क्या करते हैं, हमारी कॉस्ट ही तो बन जाते हैं। जैसे मैं लैंड का किराया दे रही हूँ, लेबर को उनकी वेजेस दे रही हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, चलो कमेंट में क्या ही लिखोगे, ये है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो लैंड को मैं देती हूँ रेंट, अपनी जो भी ज़मीन है उसका किराया दूंगी, लेबर को मैं उनकी वेजेस दूंगी, जो भी मैंने कैपिटल उधार लिया है उस पर इंटरेस्ट चुकाऊंगी, और एंटरप्रेन्योर को मैं उसके साथ में प्रॉफिट शेयर करूंगी, प्रॉफिट दूंगी, है ना। अभी जो चारों खर्चे हो रहे हैं मेरे, खर्चा क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी खर्चा हो रहा हो, सारे खर्चे वो क्या बन जाते हैं, हमारी कॉस्ट बन जाते हैं। समझ आया। तो अब क्या हुआ, अगर इन सब का, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाए, मतलब मुझे किराया भी ज़्यादा देना पड़े, वेजेस भी ज़्यादा देनी पड़े, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़े, प्रॉफिट भी देना पड़े, तो यानी कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस है, यानी कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर मान लो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगी यार अब थोड़ा प्रोडक्शन कम कर दूँ। जैसे होता है ना, अब लाइट का बिल इस बार ज़्यादा आ गया, अब थोड़ा कम लाइट जलाया करो भाई। तो कॉस्ट जब मेरी बढ़ जाएगी तो मैं क्या कर दूँगी भाई, सप्लाई नहीं, मैं क्या करूँगी, प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दूंगी। और जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा उससे हमारी किसी जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही थी उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि प्राइस अगर इसका बढ़ता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब ऐसे ही उल्टा हो जाए, जस्ट मान लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस हो जाए कम करना पड़े, मेरे को कम किराया देना पड़ रहा है, कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सब कुछ कम देना पड़ रहा है, तो मेरी कॉस्ट कम आएगी। और जब कॉस्ट कम आएगी तो मैं सोचूंगी यार इस बार ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा ना प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास पैसा कम खर्च हो रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ेगा। और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑब्वियसली उससे सप्लाई भी हमारी बढ़ जाएगी। तो जब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो सप्लाई कम हुई, ऑपोजिट। और जैसे ही प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो सप्लाई हमारी बढ़ गई। तो यानी कि इन दोनों में, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। और अगर मैं पूछूं ओन प्राइस ऑफ द गुड और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और एक और चीज़, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। चाय का प्राइस जैसे ही बढ़ा था तो कॉफ़ी की सप्लाई क्या होती, कमी तो हुई थी, तो यानी कि इनमें भी कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ फॉर्म्स। सुपर इजी। अब देखो, मान लो कोई आपके गांव में, आपका कोई गांव है, वहाँ पे क्या है, कोई एक ही किसान है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके पास एक खेत है, वो उसमें कोई भी XYZ फसल उगाता है, मान लो गेहूँ वगैरह, ठीक है। तो क्या होगा, वो मान लो 10 किलो बना लेता है, 10 किलो उसने राइस बना लिया।
अब उसके जैसे बहुत सारे फार्मर्स आ जाएं, सबके पास एक एक खेत है, सब मान लो 20 फार्मर्स आ गए, ठीक है, पहले एक था अब 19 और आ गए, 19 और आ गए, और वो भी क्या कर रहे हैं 10-10 बना रहे हैं, 10-10 किलो। तो कितना हो गया 190 केजी, और यहाँ पे ये तो कितना हो गया टोटल 200 केजी हो गया। समझ आया? पहले सिर्फ एक ही बंदा था, वो भी 10 किलो उगाता था, अब टोटल 20 हैं, वो सब 10-10 किलो उगाते हैं, यानी कि 200 किलो। तो पहले कम था, यानी कि नंबर ऑफ़ फर्म्स कम थी तो कम सप्लाई थी। अब नंबर ऑफ़ फर्म्स ज़्यादा हैं, 20 लोग हैं, तो ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा होगी। इसी तरह नंबर ऑफ़ फर्म्स कम होंगी किसी चीज़ की, दुकानें कम हैं तो सप्लाई भी कम होगी, और दुकानें ज़्यादा हैं तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो ये तो ईजी था। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है गोल ऑफ द फर्म, कि फर्म का गोल क्या है वो चाहती क्या है। देखो, गोल ऑफ द फर्म में बेसिकली ये है कि फर्म के 2 गोल्स हो सकते हैं। 2 गोल्स क्या हो सकते हैं आपके? एक तो हो सकता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो चाहे कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। या फिर एक हो सकता है कि वो चाहे कि भाई सोशल वेलफेयर करें अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, हम समाज सेवा करेंगे। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका गोल है तो वो क्या करेगी, सप्लाई को तभी बढ़ाएगी जब प्राइस बढ़ेगा। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो उसने फटाक से सप्लाई बढ़ा दी। पर अगर प्राइस कम हुआ, मतलब कम था, तो उसने सप्लाई नहीं बढ़ाई, भले ही लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल रही, उससे मतलब नहीं है, पर वो सप्लाई कम ही रखेगी, सामान नहीं बेचेगी, क्योंकि उसे पता है भाई अभी प्राइस नहीं बढ़ रहा, मैंने कम प्राइस पे बेचा तो मेरा नुकसान है। और उसका गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो प्राइस बढ़ने पर ही सप्लाई बढ़ाएगी। पर अगर किसी फर्म का जो गोल है वो है सोशल वेलफेयर, वो चाहते हैं समाज का भला हो, हमें प्रॉफिट से इतना लेना देना नहीं है, कमाई हो रही है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको प्रॉफिट अर्न नहीं करना, तो वो कम प्राइस पर भी, एग्जिस्टिंग प्राइस पर भी सप्लाई बढ़ाने को रेडी हो जाएंगे। अगर वो देखेंगे कि लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो हम कोई बात नहीं, प्राइस 10 रुपये है तो 10 ही रहने दो, हमें ज़रूरत नहीं है कि प्राइस 50 होगा हम तभी सप्लाई बढ़ाएं, वो 10 रुपये प्राइस पर भी एक्स्ट्रा सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो गोल ऑफ द फर्म पे डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसे होगी। अगर यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो प्राइस बढ़ने पर ही सप्लाई बढ़ेगी, पर सोशल वेलफेयर है तो एग्जिस्टिंग प्राइस पर भी सप्लाई बढ़ सकती है, ज़रूरी नहीं है प्राइस बढ़े तभी सप्लाई बढ़ाएं, राइट। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी को अच्छे से समझना, गवर्नमेंट भी तो इंटरफेयर करती है ना प्रोडक्शन प्रोसेस में। वो क्या करती है, 2 तरीके से इंटरफेयर करती है। कैसे करेगी, या तो वो टैक्सेस लगा देती है, या फिर वो क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आप लोगों ने सब्सिडी वर्ड सुना होगा ना, किसी किसी के घर में सिलेंडर आता होगा तो उसको सब्सिडी मिलती होगी, मम्मी पापा कहते होंगे 12 रुपये सब्सिडी आई है, 20 रुपये। तो ये क्या होता है, सब्सिडी को ये समझ लो हेल्प, आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, आपको कोई चीज़ कम रुपए में मिल रही है, यानी कि आपकी हेल्प ही हो रही है, ठीक है, यानी कि आपकी हेल्प हो रही है। टैक्स मतलब आपको जो 100 रुपये की चीज़ थी उस पर आपको 10% टैक्स और देना, यानी कि वो 100 रुपये वाली चीज़ आपको 110 में पड़ेगी, राइट। तो ये आपको क्या है, एक आपकी मतलब आप कह लो आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है और यहाँ पे आपका पैसा कम जाएगा। 100 रुपये पे 10% सब्सिडी मतलब आपको 200 वाली चीज़ 90 में पड़ जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है प्रोड्यूसर्स के लिए, ये बुरी चीज़ है और ये अच्छी चीज़ है। अब मान लो गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, यानी कि आप अगर कोई भी पूरा सामान, ये मार्कर मान लो, एक मार्कर की कॉस्ट आपको पड़ रही थी पहले 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये पड़ रही थी, सरकार ने लगा दिया क्या, 10% टैक्स, ठीक है, 10% टैक्स लगा दिया। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 100 का जो मार्कर था अब वो आपको पड़ेगा 110 रुपये का, ठीक है, 110 रुपये का पड़ेगा। अब जब यानी कि इससे क्या समझ आ रहा है, 100 रुपये में आप बना रहे थे, अब आप वो 110 रुपये में बना रहे हो। जो खर्चा होता है बनाने में उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं ना। यानी कि जो पहले आपकी कॉस्ट आ रही थी अब वो बढ़ गई। और ये सारी चीज़ मैंने जस्ट अभी बताई थी कि जब कॉस्ट बढ़ जाती है तब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ना, जैसे बिजली का बिल ज़्यादा आया तो हम कम यूज़ करेंगे अगली बार बिजली। तो कॉस्ट जब ज़्यादा आई तो हम क्या करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, और जब हम कम प्रोडक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी कमोडिटी की सप्लाई भी कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है तो टैक्स का फ़र्क सप्लाई पे कैसे पड़ता है, सप्लाई कम हो जाएगी। अब इसी तरह जस्ट इसका उल्टा मान लेते हैं, 100 रुपये का आपको सामान पड़ रहा है, ठीक है, सरकार ने दे दी 10% की सब्सिडी, 10% सब्सिडी, यानी कि आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। मान लो आपके 100 रुपये जेब से गए, सरकार ने आपको 10 रुपये दे दिए, कितने बच गए, मतलब आपके 90 रुपये ही लगे ना। तो यानी कि क्या हो गया, 90 रुपये लगे, कॉस्ट आपकी अब यहाँ पे कम हो गई है।
100 रुपये में बना था, 10 रुपये सरकार ने अपनी जेब से दे ले, तू 10 रुपये खुद ले ले, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तू अच्छा काम कर रहा है, लोगों के लिए सामान बना रहा है। तो उसने क्या किया, 10 रुपये दे दिया, आपके 90 रुपये ही लगे, तो कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट कम हुई तो प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, आप ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, और जब ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली सप्लाई भी बढ़ेगी। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपने याद रखना है दिमाग में कि टैक्स क्या है, बुरी चीज़ है भाई, टैक्स बुरी चीज़ है, तो मतलब एक्स्ट्रा पैसा जाता है, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा लगती है, इसका मतलब सप्लाई कम होती है। सब्सिडी क्या है, अच्छी चीज़ है, सरकार हमारी हेल्प कर रही है, यानी कि हमारी जेब से कम पैसा जाएगा, कॉस्ट कम लगेगी, इसका मतलब सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाना जो जो मैं पढ़ा रही हूँ वीडियोज़ का, और या फिर खुद से अपने नोट्स बनाओ, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली लास्ट तो नहीं एक्चुअली ये और बचता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में फटाफट से समझ लो, बहुत ईजी है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, मतलब मान लो जैसे पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो हम लोग कपड़े धोते थे हाथ से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था है ना। अब क्या हो गया है, अब हमारे पास मशीन्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, और अब पहले तो सिर्फ नॉर्मल वॉशिंग मशीन्स आती थी, अब ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई उसमें कपड़े धुल करके ड्राई होके निकलते हैं, उस वो और ज़्यादा इंप्रूव हो गई है टेक्नोलॉजी। तो पहले जब नॉर्मल वॉशिंग मशीन्स थी उससे हमारी क्या था, कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी कि हमारा टाइम ज़्यादा लगता था। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो कॉस्ट कम लगती है, यानी कि टाइम कम लगता है। तो जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टेक्नोलॉजी आपकी क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई तो कॉस्ट आपकी कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब सप्लाई भी ज़्यादा, ठीक है। ये आपको पूरा ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, कॉस्ट कम लगने से सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा होने से सप्लाई कम हो जाती है। अब ऐसे ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने की जगह मान लो टेक्नोलॉजी क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई है, ठीक है, आपकी मशीन या फिर मान लो ख़राब हो गई है, जो भी हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, अब आपके पास मशीन्स नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो यानी कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, और इससे आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, ये खत्म हो गया। अब लास्ट हमारे पास आता है बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस देखो क्या है, जो बिजनेस जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है ना, उसमें बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट को, मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट में राइवल फर्म्स को वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, मार्केट में जो प्राइस हो रहा है उनके गुड का चल रहा है उसको एनालाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फ्यूचर की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी राय देते हैं उस पर, है ना। तो वो क्या करते हैं, अगर मान लो किसी बिजनेस फर्म को पता लगा, जैसे मान लो वो कोई चीज़ बेचती है, मैं ये मार्कर की बात कर रही हूँ, मैं ये मार्कर 15 रुपये में बेच रही हूँ करेंटली अभी, और फिर मुझे पता चलता है कि बाद में जाके ना इसका प्राइस बढ़ने वाला है, 15 से 25 होने वाला है, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट, करेंटली, और ये है फ्यूचर। मुझे लगा फ्यूचर में बढ़ेगा, मुझे ऐसा मतलब मार्केट को देख करके मैंने एनालाइज किया कि प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, पूरे 25 रुपये बढ़ जाएगा। तो अब इस टाइम पे प्रेजेंट में मैं क्या करूँगी, सप्लाई को कम कर दूँगी। क्यों करूँगी, क्योंकि मुझे पता है यार बाद में तो प्राइस बढ़ने ही वाला है। प्रोड्यूसर होता है चालाक, चालाक ऐसे वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, तो वो सोचेगा कि अभी मैं सप्लाई रोक लूँ थोड़ी, अगर मैं पहले 10 मार्कर्स बेच रहा था तो अब मैं 5 ही बेचूँ, क्योंकि फिर बाद में जब प्राइस बढ़ जाएगा ना, मैं बचे हुए बाद में बेचूंगा महंगे प्राइस पे, जिससे कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी के लिए मैं सप्लाई कम कर दूँगी। अब यहीं अगर मैं एक्सपेक्ट ये करूँ कि बाद में प्राइस कम होने वाला है, 15 की जगह वो रह जाएगा 5, ठीक है, कम होने वाला है, तो मैं क्या चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी बेच दूँ, क्योंकि बाद में कम प्राइस पे बेचा तो मेरा ही नुकसान होगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगी, सप्लाई यहाँ पे बढ़ा दूँगी। समझ में आया। तो आपको ये याद रखना है कि जब बुलिश एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बुलिश मतलब आप ये कह लो, बुल क्या होता है, बहुत हाई, बहुत वैसा होता है ना, ताकतवर सांड, जैसे हम बुल को सांड ही कहते हैं ना, हाँ। तो बुलिश एक्सपेक्टेशंस जब है हमारी, यानी कि जब प्राइस बढ़ने वाला है, स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तब हम क्या करते हैं, अभी के लिए सप्लाई कम कर देते हैं, बाद के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। और जब हमारी बियरिश एक्सपेक्टेशंस है, एक टर्म है हमारे पास, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, बुलिश, ठीक है, जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो उससे क्या होगा, प्रेजेंट में सप्लाई कम करेंगे। एक है हमारे पास टर्म्स बियरिश, बियर होता है ना भालू, तो बुलिश में क्या है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, बियरिश में क्या होता है, फ्यूचर में प्राइस कम होगा प्राइस फ्यूचर में, तो मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहूँगी, तो प्रेजेंट में मैं क्या करूँगी, सप्लाई को
बढ़ा दूंगी। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है इसके लिए, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस के लिए। तो ये आपके सारे फैक्टर्स हो गए हैं जो भी आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ये याद कर लो एक गाने की फॉर्म में, पी एक्स, पी आर, पी एफ, एन एफ, जी जी पी, टी ई एक्स। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ, नहीं, ओन प्राइस ऑफ गुड। पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पी एफ मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एन एफ मतलब नंबर ऑफ फर्म्स, जी मतलब आपका गोल ऑफ द फर्म, जी पी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, ई एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस एक्सपेक्टेशन। और ये कैसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके साथ आपको एक और चीज़ जो जाननी है वो ये है कि जो मैंने अभी बताया कि ये सारे फैक्टर्स हैं किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर आपको याद हो, हमने दो तरीके की सप्लाई पढ़े थे, एक इंडिविजुअल सप्लाई और एक आपका मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब सिर्फ इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है, मार्केट सप्लाई मतलब मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती हैं उसकी बात हो रही है। तो ये जो एक दो फैक्टर्स हैं आपके, एक तो ये नंबर ऑफ फर्म्स वाला और आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स हैं, ये ओन प्राइस ऑफ द गुड यानी कि पी एक्स, ये पी आर, ठीक है, पी एफ और आपका जी, जी पी और टी, यानी कि ये 6 फैक्टर्स क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सप्लाई को इम्पैक्ट करेंगे। और मार्केट सप्लाई को ये सारे करते हैं, क्योंकि मार्केट में देखो नंबर ऑफ फर्म्स आती हैं, नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होंगी या कम होंगी ये मार्केट में ही तो बात होगी, इंडिविजुअल में थोड़ी बात होगी। इंडिविजुअल में तो सिर्फ एक ही फर्म है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस में भी सिर्फ एक ही फर्म रहेगी। तो यहाँ पे मतलब नॉर्मली एक ही फर्म रहेगी, तो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस और नंबर ऑफ फर्म्स ये दोनों मार्केट में आते हैं, ठीक है। मतलब मार्केट में ये सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे और इंडिविजुअल में इन दोनों को छोड़ के बाकी ये जो 6 हैं वो सारे इम्पैक्ट करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, ठीक है, इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई है हमारे पास। लॉ ऑफ सप्लाई वैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि जब से इस चैप्टर में हम यही तो पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। तो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, जैसे डिमांड सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड हमको बताता है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस में, खुद के प्राइस में और उसकी डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। यही तो हमको बताता है लॉ ऑफ डिमांड। अब इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई हमको क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग constant, there is a positive relationship between own price of the commodity, ठीक है, own price of the good and quantity supplied, ठीक है। ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। तो क्या है, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किस में, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई में। और जब से हम यही पढ़ रहे हैं कि जब प्राइस 10 रुपये था तो मैं कितनी क्वांटिटीज़ बेच रही हूँ, 100। जैसे ही प्राइस बढ़ के हो गया 15, मैं बेचने लगी 120। जैसे ही प्राइस बढ़ के हो गया 18, मैं बेचने लगी 145, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है मैं एज अ प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहूँगी, जिससे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यानी कि प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन है। और इनका ग्राफ कैसा बनता है, इनका ग्राफ होता है एक पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन। इसे हम यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई पे है आपका प्राइस और एक्स पे है आपकी क्वांटिटी। तो प्राइस आपका क्या है, P1, P है अभी, ठीक है, और क्वांटिटी है OQ। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी, प्राइस बढ़ के हुआ P1, क्वांटिटी भी बढ़ गई OQ1। तो इस तरीके से काम करता है ये सारी चीज़ें। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ने के अलावा। बस यही याद रखना है कि पॉजिटिव रिलेशन बताता है हमको, और जो इसका कर्व होता है सप्लाई कर्व ये भी पॉजिटिवली स्लोप होता है, ये सारी चीज़ें। और अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड में नहीं। डाउनवर्ड में कौन सा होता है आपका डिमांड कर्व, और वो नेगेटिव रिलेशन बताता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव रिलेशन बताता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, राइट। अब बात आती है इसके अजम्पशंस की, ठीक है, कि अजम्पशंस क्या है। कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं ना, और आपके दिमाग में एक्चुअली ये भी आ रहा होगा कि ये क्या लाइन है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो लॉ है ना उसी सिचुएशन में काम करेगा जब
अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी। उसी केस में ये जो प्राइस है और ये जो क्वांटिटी है इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अभी अदर थिंग्स क्या हैं देखो मैं बताती हूँ। अभी हमने क्या पढ़े थे, फैक्टर्स पढ़े थे कुछ, क्या क्या थे वो, पी एक्स, पी आर, पी एफ और आपका पी एक्स, पी आर, पी एफ, एन एफ, जी, जी पी, टी, ई एक्स, ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़े थे ना, राइट। तो पी एक्स को हटा दो इसमें से बस। पी एक्स को क्यों हटाना है, क्योंकि ये पी एक्स तो ओन प्राइस है, तो ये अब यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया ओन प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसकी तो हम बात ही कर रहे हैं, इसे हटा दो। तो ये जितने भी 7 फैक्टर्स हैं ये सारे आ जाते हैं उन अदर थिंग्स में। तो हम किन थिंग्स को कांस्टेंट रखने की बात कर रहे हैं, इन थिंग्स को, ये सारी थिंग्स हैं वो, ये सारे 7 फैक्टर्स हैं, इन सब को हम कांस्टेंट रखने की बात कर रहे हैं। तो जब ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तब हमारी कमोडिटी की ओन प्राइस में और उसकी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। यही हमारा मानना है और यही हमारे अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस इसीलिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर ये फैक्टर्स याद कर लिए तो उसमें से बस पी एक्स को हटा दो तो आपको अजम्पशंस अपने आप मिल जाएंगे। कैसे, सबसे पहला अजम्पशन हो गया कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ पी आर, ऐसे लिखते जाना है बस और कुछ नहीं करना है। फिर लिख दो देयर इज नो चेंज इन, आपका नेक्स्ट क्या है, पी एफ, यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पूरा पूरा लिखते जाओ। फिर आ जाएगा देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, देयर इज नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर इज नो चेंज इन द बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, खुशी हो रही है तो बस एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अगर ये फैक्टर्स याद कर लिए, मैंने कैसे बताया था, पी एक्स, पी आर, पी एफ, एन एफ, जी, जी पी, टी, ई एक्स, तो मैं 10 बार गाना गा चुकी हूँ, याद हो जाना चाहिए। तो उसमें से बस पी एक्स को हटाना है क्योंकि पी एक्स की तो हम बात ही कर रहे हैं, ओन प्राइस है ये। इसको छोड़ के जितने भी 7 फैक्टर्स हैं उन सबको ऐसे ऐसे लिख दो, देयर इज़ नो चेंज इन ऐसे करके। या फिर थोड़ी और लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप ये लिख दो कि द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट की तो बात कर रहे हैं, चेंज नहीं आ रहा है। और आपका नंबर ऑफ फर्म्स रिमेन कांस्टेंट, गोल ऑफ द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हैव नो चेंज, कुछ भी करके मतलब आपको ये दिखाना है कि इनमें चेंज नहीं है, ये कांस्टेंट है, इस हिसाब से लिखते जाओ। बस इतनी सी कहानी याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई से ही एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारा क्या है, आपका एक्सेप्शंस, ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेशंस, इट्स एक्सेप्शंस। यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहला आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। फिर आपका आता है गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है, गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन। फिर लास्ट आपका आता है पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, पेरिशेबल गुड्स। अब ये तीनों क्या हैं, तीनों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे गुड्स हैं जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में, इन तीनों ही कमोडिटीज़ में ऐसा होगा कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई नहीं बढ़ेगी और प्राइस घटने पर सप्लाई नहीं घटेगी, क्योंकि यही तो लॉ ऑफ सप्लाई है, पर यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हमको पता है हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे इंडिया का, वो हैवीली डिपेंडेंट होता है किस पर, हमारे क्लाइमेट पर, वेदर पर। बारिश अच्छी हो गई, अगर हमको चाहिए बारिश अच्छी हो गई तो क्या होगा, अच्छी फसल होगी। अगर हम चाहते हैं इस पर बारिश ना हो, इस फसल के लिए बारिश की ज़रूरत नहीं है तो, और बारिश नहीं हुई तो भी हमारी फसल अच्छी होगी। पर यूजुअली क्या होता है, आप खुद देखते हो भाई कि अभी जैसे शायद इस साल भी हुआ है, बारिश खूब मतलब धूमधाम से हुई है, बहुत ज़्यादा, ओले भी पड़े थे मेरे घर में तो यार, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है। तो क्या होता है, उससे फसल बर्बाद हो जाती है ना, बेकार हो जाती है, क्लाइमेट ऐसे बेकार सा चेंज होता है तो हमारी जो फसल है, क्रॉप्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ भी रहा है मार्केट में तो फार्मर्स चाह कर भी ज़्यादा नहीं बेच सकते, क्यों, क्योंकि तो उनकी फसल ही बर्बाद हो गई। अब वो कहाँ से लाएं, 1 सेकंड में तो ऐसे बन नहीं सकता ना सारा सामान। तो प्राइस बढ़ा पर सप्लाई तो नहीं बढ़ी ना, सप्लाई उल्टा कम, तो मतलब ये कम तो नहीं कहेंगे, उतनी ही रही, सप्लाई बढ़ी नहीं। प्राइस बढ़ने पर मार्केट प्राइस बढ़ा पर सप्लाई नहीं बढ़ी, क्यों, हमारी तो फसल ही बर्बाद हो गई। तो यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में बहुत बार होता है लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई इंस्टेंटली ऐसे नहीं बढ़ सकती। फिर आता है गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन। अब गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होते हैं, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस।
तो ऐसे गुड्स जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं पुअर लोगों में और रिच लोगों में, वो होते हैं गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन। जैसे कि आपकी जो लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मर्सिडीज़, फेरारी, ऑडी, इन सब की, ठीक है। अब अगर इनका प्राइस मान लो बढ़ता है, तो आपको क्या लगता है इनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना, क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन होते हैं। अब जो बड़े बड़े और डायमंड्स होते हैं, जैसे कोहिनूर हो गया, अब वो लिमिटेड एडिशन है, तभी तो वो महंगा है। और मान लो उसका प्राइस बढ़ता भी है, तो ऐसा नहीं है कि अब वो और बहुत सारी फेरारी आ जाएंगी, बहुत सारी ऑडी आ जाएगी, बहुत सारी मर्सिडीज़, बहुत सारी BMW, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन होता है। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, उनका प्राइस और भी ज़्यादा अगर बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि उनका सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई उनका उतना ही रहेगा। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट आता है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसी चीज़ें जो जल्दी पेरिश हो जाती हैं। पेरिश मतलब सड़ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि फ्रूट्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, उनको क्या है, अगर जैसे मान लो मार्केट प्राइस है अभी, पहले 20 रुपये था, ठीक है, मार्केट प्राइस 20 रुपये था, तो हम बेचते थे 100 किलो। अब मार्केट प्राइस हो गया कम, 20 से हो गया 10। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनमें से 100 किलो में से कम कर लूँ, मैं 60 ही बेचूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि भाई ये सब्जियां हैं, ठीक है, ये जल्दी सड़ जाएंगी। और मान लो मैंने ऐसा कर भी लिया, 60 ही किलो बेचा, 40 बचा लिया, ये सोच के कि बाद में बेचूंगी जब प्राइस बढ़ेगा, तब तक तो ये 40 किलो जो बचे हुए हैं वो सड़ जाएंगे, तो आपको उनका प्राइस ही नहीं मिलेगा, उल्टा लॉस और हो जाएगा। एक बार को 100 के 100 बेच देते तो कुछ फ़ायदा तो होता, राइट। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, सप्लाई कम नहीं करनी है। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस कम होने पर भी सप्लाई चेंज नहीं होती, क्योंकि अगर उनको सप्लाई कम की हमने और बचा के रखे वो गुड्स बाद के लिए, तो वो सड़ जाएंगे जल्दी, और फिर उससे मतलब बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। इससे अच्छा तो जितना प्राइस है उतने पर ही बेचने का सोचते हैं सारे प्रोड्यूसर्स, जो भी होते हैं, सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो जल्दी सड़ जाती हैं। तो क्या होता है, प्राइस कम होने पर सप्लाई में चेंज नहीं आता। यहाँ भी क्या देखा हमने, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई में चेंज नहीं आया। यहाँ भी हमने क्या देखा, मार्केट प्राइस बढ़ा तो हम सप्लाई में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई में चेंज नहीं आया। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन एंड पेरिशेबल गुड्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने पढ़े डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। सो येस, दैट्स ऑल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना, एंड चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, सो डू सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।